नमस्कार साथियों, बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है और जल्दी वो एग्ज़ाम होने वाला है। कब होगा, कैसे होगा, ये सब संभावनाएं भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए आज से अपन ये पहला वीडियो आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करूँगा बीएससी फाइनल ईयर से रिलेटेड। आपके सेक्शन वाइज जो पार्ट आएगा उसमें छोटे बड़े सब मिलाकर क्वेश्चन आते हैं आजकल। उसी हिसाब से कुछ छोटे क्वेश्चन और कुछ बड़े क्वेश्चन जो पहले यूनिट वाइज आते थे लेकिन आजकल सेक्शन वाइज आते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर वो हूबहू सवाल नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक तरीके से आपके साथ पूरे चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम में आपका बहुत अच्छा फायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं आज आपसे बातचीत करूंगा, आपका जो थर्ड पेपर है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी से रिलेटेड है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से स्तंभकारी सिद्धांत जो है, वो पेपर जो है उसकी पहले वाली जो यूनिट चौथी और पांचवी आती थी, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी आएगा उससे। तो आज अपन एलपीपी से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उससे बात स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है और वहां से निश्चित तौर पर आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में, वो है आपका सिंप्लेक्स वाला चैप्टर। यानी सिंप्लेक्स के चैप्टर से ये मानकर चलिएगा आप निश्चित तौर पर आपसे 1 या 2 सवाल तो छोटे पूछे जाएंगे और बड़े सवाल तो अमूमन आते ही आते हैं। तो आज अपन बात करना चाहते हैं पहले एलपीपी क्या चीज होती है और उसके बारे में छोटे छोटे सवाल आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, उस पर बातचीत करूंगा। फिर एक बड़े सवाल को लेकर अपन चलेंगे। सबसे पहले देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपका पेपर है एलपीपी, इस एलपीपी के पेपर में आपसे छोटे सवाल क्या क्या पूछ सकता है और जो पुराने पेपर में आए हुए भी हैं और आप देख सकते हो उनको। एक आपसे पूछ सकता है एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का इष्टतम हल क्या होता है। इष्टतम हल क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी सुसंगत हल क्या होता है, सुसंगत हल क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। इसके साथ साथ आपसे तीसरा पॉइंट पूछा जा सकता है एलपीपी का परिबद्ध हल क्या होता है, या परिबद्ध हल को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। परिबद्ध हल को क्या कीजिए, परिभाषित। यानी बाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, बाउंडेड सॉल्यूशन जिसको मैं कह सकता हूं, या बाउंडेड हल जिसको अपन कह सकते हैं, या हल क्षेत्र कहते हैं, बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया जिसको आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है डी, एलपीपी का अपरिबद्ध हल क्षेत्र क्या होता है, का अपरिबद्ध हल क्षेत्र क्या होता है। हल क्षेत्र लिख देता हूं मैं यहां भी, और यहां भी आप लोग क्षेत्र लिख सकते हो। इसको मैं कहता हूं अनबाउंडेड एरिया, अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, ऐसे लिख सकते हो। ये 4 सवालों में से 2-3 सवाल इसमें पूछे जा चुके हैं और आपसे कभी भी इनसे रिलेटेड सवाल एलपीपी में पूछा जा सकता है। तो मैं एक एक करके आपसे इनके बारे में बातचीत कर रहा हूं। देखिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन की बात सबसे अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। आप 12वीं क्लास से भी पढ़कर आए हो इन दोनों चीजों को, लेकिन यहां तक भी पूछी जाती है आपसे। देखिए, कोई भी एलपीपी आपके पास है, आप जब एलपीपी को हल करते हो तो आपके पास इस तरीके का एक एरिया बनता है। मान लेते हैं कि आपके पास 2x + 3y और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 6, ये एलपीपी में एक असमीका दी हुई थी। आपने जब इस असमीका को हल किया तो ये आया 2x + 3y बराबर कितना, 6। और यहाँ आप लिख सकते हो x बटे कितना 3 प्लस आप लिख सकते हो y बटे कितना 2 बराबर कितना 1। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो लाइन है असमीका वाली वो कहाँ से जाएगी, आपको आइडिया हो गया। x और y से होते हुए देखिए
x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आप 0 लीजिए। जब आपके पास y की वैल्यू 2 है तो आप x को कितना लीजिए 0, यानी आपके पास पॉइंट आ गया एक 3,0, एक आ गया आपके पास 0, कितना 2। इन दो पॉइंट से होकर एक लाइन जाती है। देखिए पहला आपके पास है 3,0 तो यहाँ लिख लीजिए 3,0। दूसरा क्या है आपके पास 0,2 है तो ये थोड़ा नीचे रख लीजिए, ये पॉइंट आपके पास आ गया कितना 0, कितना है 2। इन दो पॉइंट से होकर एक लाइन जाती है आपके पास, वो लाइन मान लेते हैं कि ऐसे जा रही है यहाँ से, ठीक है। अब अपने को पता करना है कि इसका हल क्षेत्र किधर है। इसके हल क्षेत्र को पता करने के लिए इसका जो ये ओरिजिन पॉइंट आपको दे रखा है 0, 0 वाला मूल बिंदु, इस मूल बिंदु को इस असमीका में रख दीजिए। असमीका में रखोगे तो ये आएगा आपका 2 इंटू कितना 0 प्लस कितना आएगा 3 इंटू कितना 0 और लेस देन कितना 6। अब ये तो पूरा कितना हो गया 0 और ये क्या है आपका 6। 0 क्या लेस होता है क्या 6 से होता है, यानी ये बात क्या है आपकी सत्य है। अगर ये बात सत्य है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो हल क्षेत्र है वो इस पॉइंट की तरफ होगा, यानी ये आपका क्या होगा हल क्षेत्र होगा। प्यारे साथियों इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बार राजस्थान बोर्ड की जो आरबीएससी 12वीं क्लास का पेपर हुआ उसमें यही सवाल पूछा गया था और आपकी परीक्षा में भी पूछा हुआ है ये सवाल। तो देखिए यहां से आप लोगों को ये ध्यान करना है कि ये जो एरिया आ रहा है इस एरिया को कहते हैं बाउंडेड हल क्षेत्र, यानी परिबद्ध हल क्षेत्र कहते हैं इसको। और ये ऊपर वाला जो बच गया है, अगर यही चिन्ह मैं ऐसे लगा देता कि 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ 6 कर देता, इस वक्त आपका हल क्षेत्र इधर वाला नहीं आता, ये वाला हल क्षेत्र आता। अब आप अपना अंदाजा खुद ही लगा लीजिए कि देखो इधर वाला अगर हल क्षेत्र है तो ये इस रेखा से और इस रेखा से परिबद्ध है। इसके साथ आपको कंडीशन दी हुई आएगी कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 जब सवाल आता है तो। लेकिन अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों ओर से क्या है बंद है, घिरा हुआ है। तो ये वाला जो आपका हल क्षेत्र है ना ये तो कहलाता है बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, ठीक है। यानी ये कहलाएगा आपका परिबद्ध हल क्षेत्र। क्या कहलाएगा ये परिबद्ध हल क्षेत्र कहलाएगा, हल क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद देखो ये वाला क्षेत्र है ये कहीं भी बंधा हुआ नहीं है, ये इधर ऊपर ओपन एरिया यानी कहीं तक भी इसका हल क्षेत्र लास्ट में जा सकता है इनफाइनाइट तक। तो ये वाला जो हल क्षेत्र होगा वो होगा अपरिबद्ध हल क्षेत्र, अपरिबद्ध हल क्षेत्र होगा, ये आपका हल क्षेत्र होगा। दो बातें शायद समझ में आ गई होगी। किसी भी आपको परिभाषा लिखनी होगी इसकी, किसी भी दी गई एलपीपी का वो हल क्षेत्र जो चारों ओर से परिबद्ध होता है या किसी असमीका से बंधा हुआ होता है वो हल क्षेत्र आपका बाउंडेड कहलाता है। और जो ओपन होता है जो कहीं से बंधा हुआ नहीं होता है जिसमें ग्रेटर देन वाली ऐसे एग्जांपल देके आपको समझाना पड़ेगा कि 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की तरीके से अगर इसको हल करते हैं तो इसका जो हल क्षेत्र आता है वो ऊपर से खुला आता है, कहीं से भी बंधा हुआ नहीं होता। इसके हल क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो आपका अपरिबद्ध होता है। तो ये जो क्षेत्र होगा वो अपरिबद्ध हल क्षेत्र कहलाएगा और ये वाला क्षेत्र जो है वो परिबद्ध हल क्षेत्र कहलाएगा। अब दो बात यहां मैंने लिखे, एक इष्टतम हल और एक सुसंगत हल। अब प्यारे साथियों जब आपको अगर z दे रखा है इसके साथ में, z मान लो मैंने दे दिया आप लोगों को x + y और z की कंडीशन दे दी मैंने मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतमीकरण की समस्या आपको दी हुई है। तो आप के पास अब 3 बिंदु आ गए, इसमें कितने बिंदु 3 बिंदु। 3 बिंदुओं में ध्यान करिए आपको इन तीनों पर वैल्यू निकालनी होगी, किसकी z की। अब z का जो मान आएगा वो मैक्सिमम तो किसी एक ही बिंदु पर मिलेगा। जैसे देख लो आप निकालिएगा, यहाँ मैक्सिमम z मैंने लिखा है वो आ गया x + y। मैं निकालना चाह रहा हूं एक तो 0, 0 पर। हमेशा कोणीय बिंदु जो होते हैं उन्हीं पर मान आपका मैक्सिमम और मिनिमम आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 0, 0 पर आ सकता है या 3,0 पर आ सकता है या आपका 0,2 पर आ सकता है। इस पर निकालोगे तो 0 आएगा, इस पर निकालोगे तो 3 आएगा, इस पर निकालोगे 2 आएगा। कंडीशन आपकी किसकी है मैक्सिमम की, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी क्या है मैक्सिमम है, समझ गए। अब ये जो एक हल इन तीनों बिंदुओं में से आपको प्राप्त हुआ है ये सभी हल हैं, इसके ध्यान रखिएगा। कोणे के जितने भी बिंदु हैं वो सभी के सभी
इस दी गई एलपीपी के हल है, मगर इसमें एक बिंदु जो आपको मैंने दिया है मैक्सिमम वाला, ये मैक्सिमम वाला हल है जो जिस पर भी मिनिमम पूछे तो मिनिमम, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम, ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो पॉइंट पर हल आता है वो हल आपका एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इष्टतम हल कहलाता है। ये इसका कौन सा हल होगा? इष्टतम हल होगा, ये ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। इसके बाद इसके अलावा जितने भी हल बच गए, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये दोनों हल जो आपके पास बचे हैं ये इसके कहलाएंगे सुसंगत हल। क्या कहलाएंगे? ये सुसंगत हल, यानी ये कहलाएंगे फिजिबल सॉल्यूशन। ये फिजिबल सॉल्यूशन है और ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यही आपसे पूछा जाएगा। अब सुनिए इसकी परिभाषा। किसी दी गई एलपीपी को हल करते वक्त उसके सुसंगत हल को छोड़कर एक हल ऐसा आएगा जो उसमें सबसे अधिकतम या न्यूनतम होगा, वह हल आपका क्या कहलाएगा? इष्टतम हल कहलाएगा। इष्टतम हल के अलावा शेष जितने भी इस एलपीपी के हल होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशन या सुसंगत हल कहलाएंगे। दोबारा से बता देता हूं, किसी एलपीपी को हल करते वक्त एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिस पर एलपीपी का मान अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होता है, वह हल उसका इष्टतम हल कहलाता है। इष्टतम हल को छोड़कर जितने भी एलपीपी के हल आते हैं वो सभी एलपीपी के हल क्या कहलाते हैं? सुसंगत हल कहलाते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपन अपना मेन टॉपिक जो है उस पर। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये अपन रोजाना बात करते रहेंगे, एक एक दो दो तीन तीन पर। आज मैंने 4 डेफिनेशन पर बात की आपसे, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आज इसके अलावा आपसे मैं एक अच्छा सवाल डिस्कस करना चाह रहा हूं जो ज्यादा नंबर का इस एलपीपी से आपसे सिंप्लेक्स से पूछा जाएगा। उस सिंप्लेक्स के एक बड़े सवाल पर बातचीत करते हैं, लेकिन पहला सवाल अपन एक छोटा सा लेंगे, उसके माध्यम से आप सारी बातें समझ पाओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सवाल किसका लेते हैं अपन? सिंप्लेक्स का लेते हैं। सिंप्लेक्स से निश्चित तौर से आपसे बड़ा सवाल ही पूछा जाता है हमेशा। इसके बाद ड्यूलिटी आएगी, तो जिस बच्चे को सिंप्लेक्स आता है वो ही ड्यूलिटी यानी द्वैतता को कर पाएगा। जिसको सिंप्लेक्स नहीं आएगा वो आगे वाला सवाल भी कभी हल नहीं कर पाएगा। तो सिंप्लेक्स को अच्छे से समझ लीजिए, आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे। फिर सिंप्लेक्स में किस प्रकार समस्या दी हुई आती है और कैसे हल करना है। समस्या का प्रारूप वही होता है जो एलपीपी का होता है, क्योंकि एलपीपी को हल करने का एक तरीका है, उसी का नाम क्या रखा गया है? सिंप्लेक्स रखा गया है। तो इसका पहला सवाल देखिए आप लोगों के पास क्या है। सवाल नंबर अपना 1 है, उसमें आपको समस्या दे रखी है कि मैक्सिमम जो z है आपका, मैक्सिमम क्या है? z है, वो है 5x + 3y या 3x, 5x1 और 3x2 ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद आपको सब्जेक्ट टू दी कंडीशन दे रखी है कितना? 3x1 + 5x2 ये दे रखा है। इसके साथ साथ आपको दे रखा लेस देन इक्वल टू कितना? 15। आगे आपको दे रखा 5x1 प्लस दिया हुआ है आप लोगों को 2x2 और लेस देन इक्वल टू दे रखा है 10। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ ऋणोत्तर प्रतिबंध, नो नेगेटिव कंडीशन, x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। प्यारे साथियों, आपके पास इस समस्या को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका वो है जो आप 12th में हल करके आए हो, जिसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको ग्राफिकल मेथड से कोई सवाल हल नहीं करना, वो आपको देगा सीधा सीधा सिंप्लेक्स विधि से इस दी गई एलपीपी को क्या कीजिए? हल कीजिए। इसका मतलब सीधा सीधा है, आपको सिंप्लेक्स का प्रयोग करना है। ग्राफिकल मेथड है, सिंप्लेक्स है, ड्यूलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, ये सभी किसी एलपीपी को हल करने के क्या होते हैं? तरीके होते हैं। समझ गए ना मेरी बात है? इन्हीं तरीकों में से एक तरीका आप पहले 12 तक पढ़ चुके हो, जिसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। वो यहाँ काम नहीं लेना आप लोगों को, लेकिन यहाँ जिस तरीके से इसको हल करना उसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। तो अपन आज बात करते हैं सिंप्लेक्स की। सबसे पहले ध्यान करिएगा, यहाँ अगर आपके पास मैक्सिमम z दे रखा है, अधिकतमीकरण की समस्या है, तो आपका ध्यान सबसे पहले इन दो दिए गए सब्जेक्ट टू दी कंडीशन या व्यक्तिकर पर जाना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ दोनों कंडीशन लेस देन में दी गई है क्या। अगर लेस देन में नहीं दी गई है तो पहला काम ये करिएगा, इन दोनों को किस में चेंज कीजिए? आप लेस देन में चेंज कीजिए। यहाँ तो पहले से दे रखी है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? यहाँ एक इकाई मैट्रिक्स इसके साथ बनानी है, यानी ये जो लेस देन है इसको इक्वल में चेंज करना है।
यानी न्यूनता पूरक जो चर होते हैं उन दो चरों का प्रयोग करते हुए इस कंडीशन को इक्वल में चेंज करना है। तो यहां आप हिंदी में लिख दीजिएगा कि न्यूनता पूरक चरों का प्रयोग करते हुए इस दी गई एलपीपी को मानक रूप में अपन लिखेंगे। सबसे पहले यहां आप लोगों के पास क्या है देखिएगा, मैक्सिमम z जो है वो मैक्सिमम z अभी इतना ही लिखना है कि 5x1 प्लस 3x2, एक बार इतना लिखिए। इनमें न्यूनता पूरक चरों का प्रयोग करते हुए इसे चेंज कीजिएगा तो यहाँ आएगा 3x1 प्लस आ जाएगा 5x2, और इसमें अगर एक ऐड करोगे तो ये हो गया आपका x3। x3 होते ही आप इसे इक्वल लिख सकते हो किसके, 15 के। मान लीजिए कि x3 की वैल्यू इतनी है कि ये इससे कम नहीं रहे, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर आपके पास है 5x1 प्लस क्या है 2x2। अब आपने x3 यहाँ ऐड कर दिया तो नीचे वाले में नहीं करोगे, नीचे वाले में अगर कर भी रहे हो तो इसकी वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। इसके साथ क्या ऐड करोगे, x4 ऐड करोगे, इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 10। अब x4 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना ले लीजिए, 0। अब आपको पता है कि इसके जो कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक हैं उन गुणांकों की एक मैट्रिक्स बनती है जिसे आप a से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ मेरे पास a की जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 और कितना 5, फिर आएगा 5 और कितना 2, फिर आएगा आपका 1 और कितना 0, फिर आएगा 0 और कितना 1। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ ध्यान करिएगा, इसको मैं कह सकता हूँ अल्फा 1, इसको मैं कह सकता हूँ अल्फा 2, इसको मैं कह सकता हूँ अल्फा 3, इसको मैं कह सकता हूँ अल्फा कितना 4। ये नहीं लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। प्रारंभिक आधार जिसको कहते हैं एलिमेंट्री बेस, वो होता है आपका ये अल्फा 3 और कितना अल्फा 4, यानी प्रारंभिक आधार, प्रारंभिक इसको कहते हैं आधार, प्रारंभिक आधार है वो आपका कितना है, अल्फा 3 और क्या है, अल्फा 4 है। ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है एक स्मॉल b। स्मॉल b की जो मैट्रिक्स आपके पास होती है वो देखिए यहाँ वाली होती है, ये 15 और 10 का जो प्रयोग करने के बाद बनाते हो उसे कहते हैं आधार स्तंभ। ये लिखने के बाद आपको फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल का निर्माण करना होगा। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को कैसे बनाते हैं और इनमें कौन कौन सी चीजों की सहायता लेते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहां लिखोगे ऊपर फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, ये आपके पास आएगी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। बहुत अच्छे से आपको टेबल बनानी है। अगर पहली टेबल में आपसे गलती हो गई तो लास्ट तक सवाल गलत आएगा, सही कभी नहीं आएगा। अब देखिए इस टेबल का निर्माण करते समय आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। टेबल अच्छे से बनाना और इतनी बड़ी बनाना कि थोड़ी गलती नहीं हो, बस 2 दे रखे हैं तो थोड़ा हिसाब किताब से इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको क्या लिखना है वो देखना है। सबसे पहले ऊपर वाले एक पंक्ति में आपको लिखना है CJ। यहाँ क्या लिखिएगा आप लोग, CJ लिखिएगा। उसके बाद ऐसे एक लाइन खींचिएगा और यहाँ आप लोगों को लिखना है Y1, यहाँ लिखना है Y2, यहाँ Y3 और यहाँ क्या लिखना है आपको Y4। जितने आपके पास ये वाले स्तंभ होते हैं उतने Y1, Y2, Y3 और Y4 लिखने होते हैं। इसके बाद यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, B लिख लीजिएगा, यहाँ स्मॉल b लिख लीजिएगा। अब आपकी बुक में यहाँ 2 कॉलम बने हुए होंगे, आप चाहो तो 2 बना सकते हो वरना कोई जरूरत नहीं है, एक से भी काम चल जाए। इस CJ वाले कॉलम में इधर आपको क्या लिखना है वो ध्यान करिएगा। मैंने यहाँ लिखा था आपके पास में मैक्सिमम Z। मैक्सिमम Z में मैंने x1 और x2 तो काम में ले लिए, लेकिन मैंने 2 नहीं लिखे जो आपने अपनी मर्जी से जोड़े थे। वो क्या है, x3 और x4 है। वो दोनों यहाँ आपको लिखना है और किस कोफिशिएंट के साथ, उनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी इस मैक्सिमम Z पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आएगा 0x3 प्लस क्या आएगा, 0x4 आएगा। इन दोनों को भी ऐड करना है। अब ये जो कोफिशिएंट है ना, ये 5 है, 3 है, 0 है, 0 है, ये सब CJ की वैल्यू होती है। यानी पहला क्या है आपका 5 है, दूसरा क्या है आपका 3 है, फिर क्या है आपका 0, लास्ट क्या है 0। ये किसकी वैल्यू है, ये CJ की वैल्यू है। B में क्या लिखना है आपको, V की वैल्यू दे रखी है 15 और क्या लिख दीजिएगा 10 लिख दीजिए। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 10। ये बात समझ में आ गई।
अब आपको यहाँ सबसे पहले जो प्रारंभिक आधार है, उस प्रारंभिक आधार के जो अल्फा 3 और अल्फा 4 है उनको यहाँ लिख दीजिए, और अल्फा 3 की वैल्यू ये लिख दी मैंने अल्फा 3, और यहाँ लिख दीजिए कितना अल्फा 4। इसको मैं कैपिटल बी से भी लिख सकता हूँ, किसे? कैपिटल बी से भी लिख सकता हूँ। एक होता है आपके पास कैपिटल एक्स, उसको यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखोगे, इसकी वैल्यू को लिखना है आपको x3 और कितना लिखना है x4। इसके बाद इसको सीधी लाइन से मिला दीजिए। अब क्या करिएगा, ये जो a बच गया आपका गुणांकों की मैट्रिक्स है, उस गुणांकों की मैट्रिक्स को यहाँ उतार दीजिए जैसे दे रखिए वैसे। यहाँ है 3, यहाँ है 5, फिर है 1 और लास्ट है आपका 0। यहाँ है 5 और 2, ये 5 ये 2 और फिर है 0, फिर कितना है 1 है। समझ गए साथियों? अब आपको नीचे वाला जो है ये वाला है इसको खाली रखना और यहाँ लिखना है ZJ माइनस कितना CJ, ZJ माइनस CJ लिखना है। अब ZJ माइनस CJ की वैल्यू क्या होती है वो देखिए। CJ तो मैंने लिख रखा है, ZJ क्या होता है? ZJ होता है ये जो वैल्यू आपकी आ रही है इसकी, इसमें लास्ट जो अल्फा 3 और अल्फा 4 लिखा है उस वैल्यू को एक कॉलम में यहाँ लिख लीजिए, या ऐसे करिए इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 0, या आप एक अलग से पंक्ति बनाकर भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए जरा, इसका इनटू करना है आपको इससे, प्लस इसका इनटू करना है इससे, माइनस करना है CJ वैल्यू आपको दे रखी है। तो यानी ZJ की वैल्यू क्या होगी? ZJ की वैल्यू होगी आपके पास अल्फा I और YI। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना एक बार, ये वैल्यू है ZJ की। ZJ का मीनिंग ये लिखा है मैंने यहाँ कि जब इस वाले अल्फा को आप इस वाले से गुणा करोगे प्लस उन सबको अगर ऐड कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू मिलेगी? ZJ की वैल्यू मिलेगी। और ZJ की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना, उसमें से CJ माइनस करना है। अब देखिए कितना आसान सवाल होता है आपके लिए। इसका इनटू इससे करो 0, इसका इनटू इससे करो 0, माइनस ये करो तो माइनस आएगा कितना? 5। समझ गए होंगे? इसका इनटू इससे प्लस इसका इनटू इससे 0, माइनस ये तो माइनस का कितना? 3। ये सब तो हो गए 0, ये माइनस 0 करोगे तो 0 ही आएगा, ये माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा? 0। ये फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल है आपकी। अब इस फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल से ध्यान रखिएगा, आपको ये काम तब तक करना है जब तक ये मुख्य सारणी जो थी उसके ये वाले एलिमेंट जो हैं वो वाले आपके पॉजिटिव नहीं आ जाए, यानी नेगेटिव जब तक आते रहें तब तक आप इसको बार बार हल करते जाइएगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ -5 है और यहाँ -3 है, इसमें से आपको एक को बाहर निकालना है और इसकी जगह जो आपको वैल्यू चाहिए यानी x1 और x2 का हल चाहिए आपको। इसमें देखिए आपको दिए हुए x1 और x2, इसका मतलब x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ। तो x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि एक को अंदर भेजना है और एक को बाहर निकालना है। जिसको अंदर भेजोगे उसे कहा जाता है इंटरिंग वेक्टर, और जिसको बाहर निकालना होता है उसे बोलते हैं डिपार्टिंग वेक्टर। तो आपको एंटरिंग वेक्टर वो लेना है जिसकी ZJ माइनस CJ में सबसे कम वैल्यू होती है। यहाँ सबसे कम वैल्यू किसकी है? -5 की है। तो इस -5 के नीचे आप क्या करिएगा, एक ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए, इसको बोलते हैं इंटरिंग वेक्टर। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ, इंटरिंग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करिएगा, आप ऊपर चलिए, इस 5 का इसमें भाग दीजिए, इस 3 का इसमें भाग दीजिए, यानी B में आप लोगों को भाग देना है y1 का। समझ गए? जो आपने क्या लिया है, इंटरिंग वेक्टर लिया है, उसके अवयवों का क्या देना है? भाग देना है। 10 में 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। ध्यान से देखिए इस बात को, 10 में आपने कितने का भाग दिया? 5 का। फिर एक आपने 15 में भाग दिया, कितने का? 3 का। पहले वाली वैल्यू तो आपके पास कितनी आई? 2। दूसरी कितनी आई आपके पास? वो आई आपके पास 5। इन दोनों में से मिनिमम क्या है वो ध्यान रख लो आप लोग बस। इन दोनों में मिनिमम आपका कितना है? 2 है। ये जहां से 2 वैल्यू आपको मिली है, इससे मिली है, तो ये वाला जो होगा वो कहलाएगा आप लोगों का की एलिमेंट। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा की एलिमेंट। इसका मतलब इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसका नाम आपको लिख देता हूं, की एलिमेंट बोलते हैं इसको। इसके ऊपर आप स्टार भी लगा सकते हो और ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। यहां तक का काम आप पूरा करोगे,
इसके बाद जहां आपके पास ये की एलिमेंट आया है ना, इस की एलिमेंट की डायरेक्शन में आपको इधर चलना है, और इधर जहां आपकी यूनिट मैट्रिक्स आती है उस यूनिट मैट्रिक्स का जो इकाई आता है उस इकाई के नीचे वापस बाहर आ जाइए, और वापस बाहर आओगे उसको कहा जाएगा डिपार्टिंग वेक्टर। क्या कहा जाएगा? डिपार्टिंग वेक्टर। डिपार्टिंग वेक्टर कहेंगे उसे, शायद बात याद रह जाएगी। ये एंटरिंग वेक्टर है और ये क्या है? डिपार्टिंग वेक्टर है। यहां आपकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कंप्लीट होती है, सवाल कंप्लीट नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना होगा? अब आपको सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाएंगे वो ध्यान करिएगा आप लोग। पहले ये सब चीजें आपके बहुत काम आने वाली है, इसमें थोड़ी सी भी गलती आप कर दोगे तो सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एंटरिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर मैंने पहले से आपके यहाँ लगा रखे हैं चिन्ह, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली सिंप्लेक्स टेबल अपन बनाते हैं। ऐसी की ऐसी टेबल बनानी है जैसे मैंने पहले बना रखी है। यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए ताकि कोई गलती नहीं हो। यहाँ मैं ऊपर वाली सीजे की जो वैल्यू है उसको यहाँ दर्शा दूंगा, उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ। लगभग इसमें ये आइडिया है कि 3 सिंप्लेक्स टेबल आपको बनानी पड़ेगी, छोटे से छोटा सवाल होगा ये। यहाँ आपको लिखना है सीजे, यहाँ लिखना है y1, यहाँ लिखना है y2 और यहाँ लिखना है आपको y3, आगे लिखना है आपको y4, ये आ जाएगा y4। अब देखिए क्या करना है, ऊपर वाले कोफिशिएंट सेम लिखने हैं, 5 है, 3 है, 0 है और 0 है। इसके बाद b की वैल्यू सेम लिखनी है, कोई डिफरेंस नहीं करना है b में। फिर x की वैल्यू भी आपको लिखनी है, फिर b भी आपको लिखना है। इसमें आप अल्फा 3 अल्फा 4 नहीं लिखोगे, काम चल जाएगा आपका। नीचे वाला जो zj माइनस cj है उसको यहाँ लिख दीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी zj माइनस किसकी? cj की। लेकिन पहले मेरी बात सुनिएगा, सिंप्लेक्स जो सेकंड टेबल है आपकी, यहां मैं लिख देता हूं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। इस सेकंड सिंप्लेक्स टेबल को बनाते वक्त सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए की एलिमेंट पर, यानी सबसे पहले ये वाली लिखी जाएगी, उसके बाद ही ऊपर वाली आएगी। और वो कैसे आएगी? आपको ये जो की एलिमेंट दे रखा है, इस की एलिमेंट का भाग देते हुए लिखना है। अब इंटर किसको करना है? इसको डिपार्ट करना है। इंटर किसको करना है? 1 को करना है। किसकी जगह करना है? 4 की जगह। तो देख लीजिए, ये x4 था ना, इस x4 की जगह आपको x1 लाना है। समझ गए होंगे मेरी बात शायद आप लोग। अब लाना तो है, ये बात है समझ में भी आ गई कि इसको बाहर निकालना है और इसको लाना है। लेकिन अब ये वाली वैल्यू कैसे लिखें वो सुनो। इस 5 का इस पूरी लाइन में भाग देते हुए लिख दीजिए। भाग देते हुए लिखोगे तो 10 में अगर 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास? 2 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2। 5 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1। 2 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2/5। फिर अगर 0 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 0। 1 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1/5। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ऊपर वाला जो x3 है उसको x3 लिख दीजिए, x1 की वैल्यू और x3 की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ अल्फा आपका कितना है? 3 है। यहाँ अल्फा कितना है? 1। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखिए आप लोगों के पास दे रखी है वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। x3 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, ये x3 की वैल्यू है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। अब ऊपर वाली वैल्यू ये वाली कैसे लिखें, इसके लिए आपको एक काम बताता हूं, हमेशा वो ध्यान रखिएगा। जो आपके पास की एलिमेंट आया है ना, इस की एलिमेंट के यहाँ हमेशा 0 होना चाहिए। पहले लिख दो चाहिए इस बात को, यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन वो आएगा कैसे वो सुन लो। आप लोग इसको तो उस संख्या से गुणा करो, इस वाले 1 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसमें से घटाएं तो 0 आ जाए। तो आपको सीधा सीधा पता है, इसको 3 से गुणा कर दो और इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपको इसको तो 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है। तो देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 15 में से 6 घटाओगे 9 आएगा, यहाँ 9 लिख दीजिएगा। फिर आप इसको गुणा करोगे 3 होगा, 3 को 3 में से घटाओगे कितना आएगा आपका? 0। फिर इसको 3 से गुणा करोगे, ये 6 बटे कितना हो गया? 5। घटाना किस में से है? 5 में से। 5 में से 6 घटाओगे, ये हो गया आपका 25 माइनस 6/5, यानी आपका हो गया 19 बटे कितना? 5। तो इसके सामने लिख दीजिएगा 19 बटे कितना?
5। समझ गए? इसके बाद सुनो, इसको इससे इंटू करोगे 0 आएगा, और घटाना किस में से है? 1 में से। 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर देखो आगे, ये हो गया आपका 3/5। 3/5 को 0 में से घटाओगे, माइनस का कितना आएगा? 3/5, ये लिख दीजिए। अब इतनी बात करने के बाद अब आपके पास एक ही सामान बचा है, वो है ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ निकाल लो अब जल्दी से। कैसे करना है ZJ माइनस CJ? इसको किसी से गुणा करो, सब 0 जाएंगे। इस 5 को इससे गुणा करो, इससे नहीं करना क्योंकि ये तो चाहिए ही नहीं अपने को। इसको इससे गुणा करो, 5 आएगा। 5 को 5 में से घटाओगे, कितना आएगा? 0 आएगा, यहाँ 0 लिख दीजिएगा। फिर इस 5 को आपको इंटू करना है, इससे 2 आएगा, और 2 को किस में से घटाना है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये 3 घटाना है। देखिए ध्यान से, 5 इससे इंटू करोगे, इससे इंटू करने के बाद आपको क्या करना है? इसमें से CJ घटाना है, यानी आपका आ जाएगा 2 - 3, तो ये हो गया आपका -1। 2 - 3 तो -1 होगा। फिर इस 5 का इंटू इससे करोगे 0 आएगा, फिर 0 घटाओगे आपके पास 0 आएगा। फिर इस 5 का इंटू इससे करोगे 1 आएगा, और 1 में से आपको 0 घटाना है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपकी सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनी है, लेकिन अभी भी कुछ बातें बच गई। यहाँ देखिए, दूसरा जो y2 है, इससे x2 वैल्यू नहीं निकलेगी, अभी भी यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब अब दोबारा आपको ये एंटरिंग वेक्टर लेना होगा और एक डिपार्टिंग वेक्टर निकालना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ रहा है ये -1, ये एंटरिंग वेक्टर हो गया। एंटरिंग वेक्टर की साइड में आप अंदर जाओ, इसका भाग आप इसमें दोगे, यानी 2 में भाग देना 2 बटे कितने का? 5 का, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। इसके बाद 9 में भाग देना है 19/5 का। 9 में भाग दीजिए 19 बटे कितने का? 5 का। 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 बटे कितना? 90। ये वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू 5 है, लेकिन आपको मालूम है ये वैल्यू 5 से क्या है? छोटी है। छोटी वैल्यू तो जो छोटी होती है वही आपको क्या लेना होता है? की एलिमेंट लेना होता है। तो ये 19/5 जो है ना, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? की एलिमेंट हो जाएगा। यानी इसको ध्यान रखिएगा, ये की एलिमेंट होगा। इस की एलिमेंट की डायरेक्शन में इधर चलना है, जहां यूनिट मैट्रिक्स थी इसका 1 आ जाए, वहां नीचे आ जाइए। यहाँ 1 आ गया, नीचे आ जाइए। ये आपका क्या होगा? डिपार्टिंग। अब आपकी सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल क्या हो चुकी है? कंप्लीट। लेकिन आगे करना पड़ेगा। अब निकालेंगे अपन थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। तो यहां से इसको हटा देंगे और इसकी जगह मैं लिख देता हूं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। अब की बार इसका हल आ जाएगा, लगभग ये है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या परिवर्तन करना है? देखिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन कहाँ करना है? पहले इंटर किसको करना है? y2 को इंटर करना है, यानी इसकी जगह x2 आएगा, और किसको डिपार्ट करना है? 3 को। तो इसकी जगह x3 आ जाएगा। x3 आते इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि x3 की वैल्यू क्या है? x3 की वैल्यू आपके पास 0 है क्या? देखिए यहां से ये इंटर हो रहा है, यानी 2 इंटर होगा, और डिपार्ट क्या हो रहा है? वो हो रहा है आपका 3 को अलग करो और इसको ले आइए। इस अल्फा 3 की वैल्यू आपके पास 3 है, तो यहां कितना लिख दीजिए? 3। ये वैल्यू आपके पास पहले से अल्फा 1 है, अल्फा 1 लिख दीजिए। इसकी जगह कितना है? 5 है, 5 लिख दीजिए। इसकी जगह क्या है? x1 है, इसकी जगह x1 लिख दीजिए। बाकी सब चीजें इस टेबल में से हटा दो चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें नई आएगी। ये 15, ये 10, ये सब नया आएगा इसमें। ये सब कुछ हटा दीजिए यहाँ से, आपके कोई काम की चीजें नहीं है ये वाली। इसमें ये भी हटा दीजिए, यहां से ये सब हट गया। अब नई टेबल बनेगी, वो कैसे बनेगी देख लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है? की एलिमेंट को लेना है और इस पूरे में भाग देते हुए लिख देना है। लिखते हैं, चलो। यहां से 9 में आपने भाग दिया, तो ये आएगा 45/19। तो यहां लिख देता हूं मैं 45 बटे कितना आ जाएगा? ये आ गया 19। 0 में भाग दोगे 0 आएगा, इसमें भाग दीजिएगा 1 आएगा, इसमें भाग दीजिए 9/19 आएगा। इसमें भाग दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी कोई बात नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो। 3/5 में आपको भाग देना है 19/5 का, तो आपका 5 तो कैंसिल हो जाएगा, -3/19 बचेगा। ये -3/19, इसको छोड़ भी सकते थे आप। अब देखिए आगे वाला कैसे लिखना है। मैंने कहा था कि एलिमेंट जो है उसके सामने वाला क्या होना चाहिए? 0। तो वो पहले से लिख दो चाहे आप। ये 1 है ना, इसके सामने 0 आना चाहिए। कैसे आएगा वो सुन लीजिए। यहां 2/5 है, इसको 2/5 से गुणा करिए और इसमें से घटाना है। ध्यान करना, ये बात आप भूल सकते हो। इसमें से घटाना है, इससे गुणा करना है। तो इस वाले को किससे गुणा करना है? आपको 2/5 से इंटू करना है।
इसको इनटू करना है 2 बट्टे कितने से 5 से, और इसमें से घटाना है। तो अब घटाइए जल्दी जल्दी। सबसे पहले आपके पास आ गया 45 बट्टे कितना है 19, इनटू करना है 2 बट्टे 5 से, 5 से करोगे तो ये 9 आ गया आपका। तो यहाँ हो गया 18 बट्टे कितना 19, घटाना किस में से है 2 में से, तो यहाँ 2 में से घटाओगे तो ये हो गया 38, 38 माइनस 18 बट्टे 19, तो आपके पास ये 0 हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2, और 20 बट्टे कितना आ गया 19। यहाँ लिखना है आपको 20 बट्टे कितना 19, बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा इस बात को। इसके बाद क्या करना है, इसको करोगे 2 बट्टे 5 को गुणा तो ये 0 हो गया, और घटाना किस में से 1 में से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आपको मालूम है 0 आएगा ही आएगा। अब इसको इनटू करना है इससे, तो आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 बट्टे 19, 2 बट्टे 19 को 0 में से घटाओगे माइनस 2 बट्टे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आप छोड़ भी सकते हो इन सब वैल्यू को। अब देखिए आगे वाली वैल्यू क्या है, इसके बाद इसको इनटू करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6 बट्टे 45, माइनस का 6 बट्टे कितना 45, किस में से घटाना है 1 बट्टे 5 में से इसको घटाना है, इसका मतलब आपका 1 बट्टे 5 प्लस ये हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू आए इसको छोड़ दो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो जरा, अब वापस आपको वही काम करना है, कौन सा ZJ माइनस CJ का। ZJ माइनस CJ करोगे तो देखिए, इसको इससे इंटू करोगे 0 आएगा, इसको इससे इंटू करोगे 5 आएगा, 5 में से 5 घटाओगे कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 को इससे इंटू करोगे, 3 इसको इससे इंटू करोगे 0 आएगा, ये 0 हो गया, ये 3 को 3 में से घटाओगे आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 0। इसके आगे वाली वैल्यू पहले ही आप लोगों को मालूम है कि दोनों वैल्यू पहले ही क्या हो चुकी है, डिपार्ट हो चुकी है, तो ये वाली वैल्यू आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जरूरत है नहीं आपको। इसका मीनिंग ये हो गया कि अब इन दोनों वैल्यू में से आपको कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिली जो नेगेटिव हो, और दोनों वैल्यू ऐसी है जो पहले ही क्या हो चुकी है, इंटर हो चुकी है। अब इसका मतलब ये आपके पास x2 की जो वैल्यू आई है ये तो ये वाली है, और x1 की जो वैल्यू आई है वो ये वाली है। अब इसके हल का मतलब क्या है, आपको 2-3 चीजें बतानी है यहाँ। एक तो x1 और x2 की वैल्यू बतानी है, तो x1 और x2 की वैल्यू तो मैंने बता दी। इसके बाद एक आपको z की वैल्यू भी यहाँ बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, z की। तो z की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ आपके पास जो सॉल्यूशन है इस सिंप्लेक्स का वो क्या आ रहा है, x1 आपका आ रहा है 20 बट्टे कितना 19, वो लिख दीजिए। x2 क्या है, x2 आ रहा है आपका 45 बट्टे कितना 19, वो लिख दीजिए। इसके बाद प्रॉब्लम आपकी ये थी, इसमें मैक्सिमम z जो है वो मैक्सिमम z कितना है आपका 5x1 है प्लस 3x2 है, यही है ना। तो 5 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 20 बट्टे 19 है, प्लस 3 इंटू x2 क्या है 45 बट्टे 19 है, दोनों लिख दीजिए। दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 19 आ रहा है, यहाँ लिख दिया। ये 100 आ गया, प्लस आपके पास यहाँ 5 आ गए, और ये कितना हो गया 13, 135, तो 235 हो गया टोटल। 235 आपके पास ये बट्टे में कितना है 19 है। ये वैल्यू आपकी किसकी आई है, मैक्सिमम z की आई है। तो प्यारे बच्चों, आपको यही ध्यान रखना है कि जब इसका हल पूछा है तो 2 बातें बतानी है। एक तो जितने वेरिएबल आ रहे हैं उन वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो ध्यान रखिए। उसके बाद जो भी हल लास्ट में मैक्सिमम या मिनिमम का पूछा है वो निकालना है। इस प्रकार आपको फर्स्ट टाइप की जो सिंप्लेक्स टेबल है उस पर मैंने एक सवाल बता दिया। अब जब भी मैक्सिमम की बात आपसे करे और जहां दोनों कंडीशन ये लेस देन दी गई हो, इसके अलावा चाहे कितना ही बड़ा सवाल आ जाए आपको कोई तरीका नहीं लगाना है। इस प्रकार आपको सारे सवाल हल कर लेने, और परीक्षा में निश्चित तौर पर आपको सवाल सिंप्लेक्स का मिलेगा। इस पर 3-4 तरीके और हैं जिस पर अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।